बिहार चुनाव में गुजरातियों का जिक्र खूब हो रहा है और गुजरातियों को लेकर के बोहें भी चढ़ाई जा रही है। तेजस्वी यादव लगातार वो कह रहे हैं कि बिहार को गुजराती नहीं चलाएंगे, बिहार को बहारी नहीं चलाएंगे, बल्कि बिहार को बिहारी चलाएंगे। और इस बीच में एक बड़ी खबर निकल करके सामने आई, जिस खबर ने सबके कान खड़े कर दिए। 10 आईएएस अधिकारी, गुजरात के 10 आईएएस अधिकारी वो पहुंचे हैं, उनकी ड्यूटी लग रही है बिहार के अंदर। और बिहार के ही एक स्थानीय पत्रकार, उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि गुजरात की पुलिस बड़ी संख्या में बिहार में दिखाई दे रही है। उसके बाद में इस खबर को हमने थोड़ा सा और खंगाला तो जो लिस्ट में नाम दिखाई दिए वो भी बड़े आईएएस और आईपीएस अधिकारी बीजेपी शासित राज्यों से थे। और इसको लेकर के अब सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या वाकई चुनाव में इन आईएएस अधिकारियों को लेकर के कोई किसी तरह से परसेप्शन या फिर यूं कहें कि किसी तरह से इसको लेकर के कोई लाभ लेने की मंशा है? यह बहुत बड़ा सवाल है। तेजस्वी यादव उन्होंने खुली चेतावनी दी है, खुली चेतावनी देते हुए, सीधी चेतावनी देते हुए कहा है कि जो भी अफसर, जो भी अधिकारी वो गलत काम करेगा उसको सजा देंगे और इतनी कड़ी सजा देंगे कि वो याद रखेगा। ये तेजस्वी यादव ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा और उसके साथ साथ वो मंच से भी इसी बात को कह रहे हैं। यानी कुल मिलाकर के अभी तक वोट चोरी और ये सारी चीजें जो आरोप लग रहे थे वो तो थे ही, और अब अधिकारियों के जरिए खेला होने के आरोप भी लग रहे हैं। और तेजस्वी ये भी कह रहे हैं, आरजेडी की तरफ से ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि स्पेशली इन खास अधिकारियों को उन जगह पर, उन बूथों पर, उन विधानसभाओं में नियुक्त किया जाएगा जहां पर आरजेडी मजबूत है। वहां पर कैसे पोलिंग स्लो करवाई जाए, इसके लिए इन अधिकारियों को खास तौर पर बुलाया गया है। तेजस्वी यादव उन्होंने ये भी कहा कि किस तरीके से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इनको खास स्पेशल संदेश दिए जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के अब ये आईएएस आईपीएस की नियुक्ति का मामला वो गरमा रहा है और इस पर चुनाव आयोग वो क्या जवाब देगा या अधिकारी उनकी क्या भूमिका होगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। तेजस्वी यादव ने कहा कि हम लोगों को बिहार बनाने का काम करना है, उनको केवल बिहार कब्जाने का काम करना है। हम लोगों ने देखा है कि पहली बार बिहार में ऐसा काम हुआ है कि 1500 सेंट्रल फोर्स की कंपनियां लगाई जा रही हैं। और हमें यह भी पता है कि कुछ अधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके 2 दिन 3 दिन पहले क्या क्या निर्देश दिए गए हैं, यह हमारे संज्ञान में है। मैं बड़ी विनम्रता से उन सभी अधिकारियों से कहना चाहता हूं जिन्होंने संविधान की शपथ ली है, बिहार को उपनिवेश मत बनने दीजिए, तानाशाही मत कीजिए, बेईमानी मत कीजिए, वोट की चोरी मत कीजिए। इस बार बिहार की जनता और हम सब महागठबंधन के लोग सजग हैं। पता चला है कि उन बूथों को लेकर के निर्देश दिए गए हैं जहां महागठबंधन मजबूत है, वहां स्लो पोलिंग करवाई जाए। हम लोग इस बार मुस्तैद हैं। महागठबंधन का हर एक सिपाही, बिहार का हर नागरिक बूथ के आसपास रहेगा और पूरी वीडियोग्राफी करेगा। इनके छल कपट और तानाशाही की जो नीति है उसे बिहार की जनता इस बार चलने नहीं देगी, अपने वोट की रक्षा करेगी और बेईमानी हरगिज नहीं होने देगी। इसलिए हम विनम्र आग्रह कर रहे हैं कि जितने भी अधिकारी हैं, भाई हैं, ईमानदारी से काम करें, पक्षपात मत कीजिए। आप लोगों ने संविधान की शपथ ली है, उसी के अनुरूप न्यायपूर्ण और निष्पक्ष कार्रवाई कीजिए। हम लोगों को बिहार बनाने का काम करना है, उनको केवल बिहार कब्जाने का काम करना है। हम लोगों ने देखा कि पहली बार बिहार में ऐसा हुआ कि 1500 कंपनियां जो है सेंट्रल फोर्सेस की जो है लगाई जा रही हैं। और हमको भी पता है कुछ अधिकारी वीसी करके 2-3 दिन पहले क्या क्या इंस्ट्रक्शन दिया गया है, ये हमें अच्छे से पता है, हमारे संज्ञान में है। मैं बड़े विनम्रता से उन सभी अधिकारियों से कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने भी संविधान की शपथ ली है, बिहार को उपनिवेश बनने मत दीजिए। किसी के बात को आप इम्प्लीमेंट मत कीजिए, तानाशाही नहीं कीजिए।
बेईमानी मत कीजिए, वोट की चोरी मत कीजिए। इस बार बिहार की जनता, हम सब महागठबंधन के लोग सजग हैं। सभी लोग, अगर कोई भी बेईमानी होगी, उन सेक्शन में वीसी में आया है कि जो भी 60% से ज़्यादा वोट इस बूथ पे पड़े हैं, जहाँ जहाँ महागठबंधन के मजबूत बूथें हैं, वहाँ स्लो पोलिंग कराई जाए, स्लो पोलिंग कराई जाए। हम बता देना चाहें, हम लोग इस बार मुस्तैद हैं। एक एक महागठबंधन का सिपाही और बिहार के लोग आसपास बूथ के रहेंगे और पूरा वीडियोग्राफी जो है करने का काम करेंगे। इनके छल कपट की जो नीति है, तानाशाही की जो नीति है, वो बिहार की जनता इस बार चलने नहीं देगी। अपने अपने वोट की रक्षा करेगी और बेईमानी हरगिज़ नहीं होने देगी। इसलिए हम विनम्र आग्रह करते हैं भाई, जितने अधिकारी हैं, कि भाई ईमानदारी से काम कीजिए, पक्षपात मत कीजिएगा। जो संविधान का आप लोगों ने शपथ लिया है, उस हिसाब से आप सब लोग न्यायपूर्ण जो है काम करने का काम करें। छल कपट चलने वाला नहीं है। तेजस्वी यादव ने बड़ा आरोप लगाते हुए इस मुद्दे को गरमा दिया है। हालांकि वैसे तो बिहार के अंदर यह बताया जा रहा है कि करीब 470 बड़े अधिकारियों को बुलाया गया है चुनाव में ड्यूटी के लिए। ऐसा नहीं है कि पहली बार किसी चुनाव में बाहर से किसी दूसरे राज्य से अधिकारी आए हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन इसके पीछे जो गणित है और जिस तरीके से जिस राज्य से अधिकारियों को बुलाया गया है, उसको लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं। तेजस्वी ने कहा कि जो अधिकारी अमित शाह से मिलकर के गड़बड़ी करेगा, उसको सरकार आने के बाद में उसको कड़ी सजा मिलेगी। वह सोच भी नहीं पाएगा कि कैसी सजा मिलेगी। कोई बेईमान भ्रष्ट अधिकारी चुनाव में बेईमानी करे तो उसको सजा मिलनी चाहिए। जो लोकतंत्र का कलंक बनेगा उसको सजा मिलनी चाहिए। जो वोट चोरी कराएगा उसको सजा मिलनी चाहिए। बेईमानी नहीं होगी। हमारी भ्रष्ट अधिकारियों को सलाह है, अमित शाह के चेले चमचों, बेईमानी का बै भी अपने दिमाग में मत लाना। जो अधिकारी अमित शाह से मिलकर के गड़बड़ करेगा, सरकार आने के बाद इतनी कड़ी सजा मिलेगी कि कभी सोच नहीं सकते कि क्या सजा मिलेगी उनको। इसलिए अगर कोई बेईमान भ्रष्ट अधिकारी अगर चुनाव में बेईमानी करेगा तो बताओ सजा मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? जो लोकतंत्र पर कलंक बनेगा उसको सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? जो वोट चोरी करवाएगा उसको सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? इस बार जनता तैयार है ना सजा देने के लिए? छोड़ा नहीं जाएगा, बेईमानी नहीं होगा। अभी भी हमारी सलाह है भ्रष्ट अधिकारियों, अमित शाह के चेलों चमचों, बेईमानी की भी दिमाग में मत लाना। सजा ऐसी होगी कि आपको 7 जन्म याद आएगी। इसलिए आप सब लोगों को दिल से धन्यवाद करते हैं। जय हिंद, जय बिहार। और आइए माला पहना दी। अरे जी माला दूगो हाथ उठा के ना बताओ, पहनाई कि ना पहनाई? चलिए बताइए, सुरेंद्र राम जी के जिताना है ना? अरे एक मौका तेजस्वी को, एक मौका यानी नौकरी पक्का। ऐसा नहीं है कि केवल राजनीतिक तौर पर इसको लेकर के सवाल खड़े किए जा रहे हैं, बल्कि बिहार के स्थानीय पत्रकार वो भी बहुत कुछ इसके बारे में लिख रहे हैं। पत्रकार ऋषि शंकर मिश्रा वो लिखते हैं कि क्या अब गुजरात पुलिस कराएगी बिहार के चुनाव? विधानसभा चुनाव में मिली गुजरात पुलिस को जिम्मेवारी। मुजफ्फरपुर के आसपास के क्षेत्रों में गुजरात पुलिस की भारी मौजूदगी है। तो ये जो है वो इस वक्त में बहुत बड़ा सवाल है। और मुझे अच्छे से याद है कि कैसे ममता बनर्जी का जब चुनाव था और उस वक्त में शुभेंदु अधिकारी उनके सामने चुनाव लड़ रहे थे नंदीग्राम में, तो वहां पर इतनी फोर्स लगा दी गई थी कि मैंने अपनी अभी तक की पत्रकारिता के जीवन में इतनी फोर्स किसी चुनाव में नहीं देखी। और ये फोर्स लगाने का एक मतलब भी होता है, मैसेज भी होता है। आधिकारिक तौर पर फोर्स लगाने का मतलब और मैसेज तो यही है कि हम शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव करवाना चाहते हैं। जो असंवेदनशील क्षेत्र है वहां पर एक्स्ट्रा फोर्स लगाई जाती है, लेकिन
कई बार विपक्ष ये भी आरोप लगाता है कि हमारे मतदाताओं को डराने के लिए, धमकाने के लिए, वो वोट देने के लिए ना निकले, इसके लिए भी एक्स्ट्रा फोर्स लगा दी जाती है। और उत्तर प्रदेश में हमने बहुत कुछ देखा है कि किस तरीके से जो अधिकारी होते हैं, जो स्थानीय अधिकारी होते हैं, जो पुलिस के अधिकारी हैं, चुनाव के अधिकारी, वो आपके कागज चेक कर सकते हैं, लेकिन जो अधिकारी केवल सुरक्षा व्यवस्था को बनाने में लगे हुए हैं, वो आपके आधार कार्ड, वोटर कार्ड, वो सब नहीं देख सकते हैं। लेकिन हमने देखा उत्तर प्रदेश में किस तरीके से पहले ही पुलिस बैरिकेड लगा करके गाड़ियों को, बाइक को रोकने का काम कर देती है। और उसमें सबसे बड़ा जो नुकसान होता है वो यही होता है कि जो बुजुर्ग मतदाता है वो बूथ तक नहीं जा पाते हैं, घर वापस लौट जाते हैं कि कौन इतनी दूर फिर आगे चल करके जाएगा, या ये कह दिया जाता है कि अब जो है वो इससे आगे आप चले जाइए। हालांकि चुनाव आयोग कहता है कि अगर आप चल नहीं सकते हैं, आप चलने में असमर्थ हैं, तो आपके लिए बाकायदा व्हील चेयर का इंतजाम किया जाएगा, आपको बाकायदा अटेंडेंट मिलेगा। ये सारी बातें कागज पर तो रहती हैं, लेकिन प्रैक्टिकली जिन जगह पर, जिन खास जगह पर किसी खास पार्टी को वोट मिलने की संभावना होती है, वहां पर ये कहा जाता है कि इस तरह की तिकड़मबाजी करके वोटर को परेशान किया जाता है और वोटर को कहा जाता है कि अपने घर चले जाओ, क्या वोट डालना है। और बहुत बार बहुत अधिकारी तो ऐसे में खास तौर पर बहुत आगे चले जाते हैं, क्योंकि अधिकारियों को पता होता है कि ऐसे समय पर अगर थोड़ा सा साथ दे दिया तो जीवन भर फिर उस अफसर की, उस नेता की कोठी पर कभी भी सीधे बिना रोक टोक के जा सकते हैं। और आपको याद होगा अभी हरियाणा के अंदर आईपीएस पूरन का मामला सामने आया था, और आईपीएस पूरन ने बाकायदा अपने आखिरी नोट में इस बात को भी लिखा था। उन्होंने कहा था कि कुछ अधिकारी, उनको तुरंत ट्रांसफर पोस्टिंग मिल जाता है, और कुछ खास अधिकारी वो अपने चहेते नेताओं के क्षेत्रों में अपनी ड्यूटी लगवाते हैं और उसके बाद में उनको डायरेक्ट फायदा पहुंचाते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि आईएएस आईपीएस अधिकारी वो सिर्फ इसी काम के लिए बने हैं। आईएएस आईपीएस अधिकारी वो देश चलाते हैं, ये सच्चाई है। आईएएस आईपीएस अधिकारी, उनके बलबूते पर स्कीमें बनती हैं, योजनाएं बनती हैं, बड़े बड़े काम होते हैं। लेकिन यह भी उतना ही सच है कि कुछ आईएएस आईपीएस अधिकारी वो चीजों को प्रभावित करने की क्षमता भी रखते हैं। तो ऐसे में सवाल यही है कि जिस तरीके से अब ये दावे किए जा रहे हैं, क्या वाकई आरजेडी का जो डर है वो सच्चा है, या आरजेडी बेवजह इसको मुद्दा बना रही है। कहा जा रहा है कि 470 के करीब अधिकारी बिहार में दूसरे राज्यों से बुलाए गए हैं, और इसमें 320 आईएएस अधिकारी हैं, 60 आईपीएस अधिकारी हैं, 90 दूसरी सर्विस के अधिकारी हैं, यानी दूसरे बड़े पदों पर बैठे हुए अधिकारी हैं, उनको बुलाया गया है। अब इसमें सवाल ये खड़ा होता है कि इसमें मध्य प्रदेश से जो आए हैं वो 25 आईएएस अधिकारी हैं, 3 आईपीएस अधिकारी हैं जो मध्य प्रदेश से आए हैं, यूपी से 16 आईएएस अधिकारी वो गए हैं बिहार के अंदर, गुजरात के 10 आईएएस अधिकारी, उनका हम खास तौर पर बात कर ही रहे हैं। तो ये बीजेपी शासित राज्यों से ज्यादातर क्यों इन अफसरों को बुलाया जा रहा है? तमिलनाडु से नहीं बुलाया गया, या फिर तमिलनाडु से बुलाया भी गया होगा तो पूरी लिस्ट अभी सामने नहीं आई है, लेकिन बुलाया भी गया होगा तो बहुत कम मात्रा में, बहुत कम संख्या में। ऐसे ही केरल से, तो उन राज्यों से, या पश्चिम बंगाल जो कि बॉर्डर स्टेट है वहां से क्यों नहीं? और जाहिर सी बात है ये किशनगंज और ये जो बॉर्डर का एरिया है, तो वहां तो पश्चिम बंगाल के अधिकारी जो बुलाए जाने चाहिए थे, क्योंकि वो बेहतर तरीके से चीजों को, हालातों को, ग्राउंड की जो स्थिति है उसको समझते हैं, लेकिन वहां तो नहीं है। तो कुल मिलाकर के सवाल जो है वो यही खड़ा हो रहा है कि क्या वाकई गुजरात का दखल है इस चुनाव में? और बार बार तेजस्वी इसी बात को कह रहे हैं कि गुजराती वो बिहार नहीं चलाएंगे। पता है, ये 2 लोग गुजरात से आकर के बिहार चलाने का काम कर रहे हैं। बताओ सहरसा के लोगों, बिहार को बिहारी चलाएगा कि बाहरी चलाएगा? अरे बिहार को बिहारी चलाएगा कि बाहरी चलाएगा? बिहारी चलाएगा कि नहीं चलाएगा? आज देखिए जगह जगह ये लोग घूम रहे हैं। पहले हिसाब मांगिए, भाजपा ने क्या किया 11 साल, 20 साल बिहार में क्या किया इन लोगों ने? सबसे ज्यादा गरीबी है कि नहीं है? पलायन है कि नहीं है? बेरोजगारी है कि नहीं है? तो देखिए, हमारी सरकार बनेगी तो जो घोषणा तेजस्वी ने किया उसी का ही नकल कर रहे हैं। बिहार चुनाव को लेकर के, आईएएस आईपीएस अधिकारियों की नियुक्ति को लेकर के इस वक्त में बवाल मचा हुआ है। सियासी
घटनाक्रम जो है इसमें पल पल बदलते हुए नजर आ रहे हैं और सियासी बयानबाजी इसको लेकर के जारी है। ऐसे में मुझे एक बयान याद आता है राकेश टिकैत का। राकेश टिकैत का एक बयान था उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले। उन्होंने कहा था कि कम से कम 15,000 10,000 वोट वो मान करके चलना कि आपको एक्स्ट्रा लेकर के आने हैं डीएम के लिए। यानी डीएम के अंदर इतनी पावर होती है कि डीएम अगर चाहे तो फिर उसके बाद में 5,000 वोट इधर या उधर या उधर या इधर, तो आपको कम से कम 5,000 वोट तो हर विधानसभा में चाहिए ही चाहिए और 5,000 से 15,000 तक आप वोट वो एक्स्ट्रा लेकर के चलिए। यह भी कहा जा रहा है कि अगर महागठबंधन के पास में 125, 26, 128, 130 सीटें आ गई तो भी उनकी सरकार नहीं बन पाएगी। हालांकि सरकार बनाने का जो आंकड़ा है वो 122 का है। 243 में से 122 जिसके पास में नंबर होंगे वो सरकार बनाएगी। लेकिन यह कहा जा रहा है कि अगर महागठबंधन को सरकार बनानी है तो कम से कम 130 प्लस सीटें लेकर के आनी पड़ेंगी। 140 हो तो ज्यादा अच्छा है, 135 हो तो कम से कम संभावना है कि सरकार बन जाएगी। अगर आपके पास में 126, 27, 28 सीटें आई या 130 के नीचे नीचे सीटें रही तो फिर मुश्किल हो सकती है। मुश्किल इस बात की हो सकती है कि आपके 5, 7, 10 जो आपके पास में बहुमत के आसपास है या बहुमत से ऊपर है, वो 5, 7, 10 या 20 कब उस तरफ चले जाएं झोला उठा करके, कब उनको हेलीकॉप्टर मिल जाए, कब उनको सूटकेस मिल जाए और हेलीकॉप्टर और सूटकेस उनको लेकर के गुवाहाटी चला जाए, तो कुछ भी हो सकता है। इसलिए ये कहा जा रहा है कि महागठबंधन को अगर सरकार बनानी है तो कम से कम अपने 15 विधायकों को प्लस करके मान करके चलना चाहिए। यानी 122 का जो आंकड़ा है 135 से ऊपर आप मान करके चलिए। 135 अगर आपकी सीटें आएंगी तो सरकार बनेगी, 122 में, 125 में, 127 में सरकार नहीं बनेगी। फिर तो 10-15 को उधर लेकर के जाने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं। आपसे कुछ कहना चाहता हूं, आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। कहने के लिए ये बातें जरूर कही जा रही हैं, लेकिन ये लोकतंत्र में काले धब्बे की तरह से है, क्योंकि लोकतंत्र में अगर चुनाव निष्पक्ष नहीं है तो फिर देश में लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र की पहली निशानी है कि आपके देश में निष्पक्ष चुनाव है या नहीं है। आपके देश में जो जनता का जनादेश है वो निष्पक्ष तरीके से सबके सामने आ पा रहा है या नहीं आ पा रहा है। क्योंकि अगर चुनाव ही कॉम्प्रोमाइज कर दिए गए हैं, चुनाव ही उनके रिजल्ट वो अपने तरीके से मैनिपुलेट किए जा रहे हैं, या अधिकारियों के जरिए, सिस्टम के जरिए, वोट चोरी के जरिए, ईवीएम के जरिए, बैलेट पेपर के जरिए, बहुत सारे जो अलग अलग तौर तरीके हैं या बहुत सारे अलग अलग जो आरोप लगाए जा रहे हैं, अगर उसके जरिए अगर चुनाव वही जो है वो मैनिपुलेट किए जा रहे हैं, फिर लोकतंत्र नहीं है। क्योंकि अगर आपकी सरकार नहीं है, आपकी सरकार यानी जिस सरकार को आपने बैठाया है, तो फिर वो सरकार आपकी क्यों सुनेगी? वो जिसके थ्रू, जिसके द्वारा, जिस तरीके से जैसे वो सरकार आई है उसी तरीके से तो काम करेगी। और सबसे बड़ा सवाल अब यही है कि जिस तरीके के ये आरोप लग रहे हैं कि क्या इसके बाद में वो तमाम अधिकारी वो चौकन्ने हो जाएंगे और ठीक ठाक काम करेंगे, या फिर ये है कि कुछ भी कह लीजिए, जो होना है वो तो होगा ही होगा। हालांकि जो आईएएस आईपीएस लॉबी होती है उसमें ऐसा नहीं कि केवल एक ही दल के चहेते होते हैं, केवल बीजेपी के ही चहेते होते हैं। आप अगर गुजरात की बात करें या उत्तर प्रदेश की बात करें या मध्य प्रदेश की बात करें, किसी भी स्टेट की बात करिए या बिहार की बात करिए या बंगाल की बात कर लीजिए, कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि आईएएस आईपीएस अधिकारी उस पर्टिकुलर राज्य के, उस पर्टिकुलर पार्टी के साथ में या पर्टिकुलर विचारधारा के साथ में ही होंगे। कुछ होते हैं जो दूसरे माइंडसेट के भी होते हैं, और कई बार ऐसे ही अधिकारी वो खबर को लीक भी कर देते हैं। और तेजस्वी यादव इसी बात को कह रहे हैं कि 2-3 दिन पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आईएएस आईपीएस अधिकारियों को कुछ खास दिशा निर्देश दिए गए हैं, पोलिंग स्लो करवानी है।
अब देखते हैं कि इस मामले को लेकर के चुनाव आयोग क्या सफाई देता है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।